दोस्तों आज के वीडियो में हम मुंबई के 9 माफिया डॉन के बारे में बात करेंगे। एक वक्त था जब यही अंडरवर्ल्ड डॉन पूरे मुंबई पर राज करते थे, लेकिन आपको बता दें कि इनमें से ज़्यादातर डॉन या तो उम्र कैद की सज़ा पाकर ज़िंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे हो गए हैं, या कुछ डॉन मुंबई पुलिस इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। कुछ डॉन ऐसे भी हैं जो अभी तक फ़रार हैं और पुलिस उनकी तलाश में है। हमारी लिस्ट में 90 नंबर पर आता है छोटा राजन। दोस्तों, छोटा राजन का असल नाम राजेंद्र सदाशिव है। उसके चाहने वाले लोग उसको नाना या फिर सेठ कहकर बुलाते थे। छोटे राजन की पैदाइश मुंबई के चेंबूर इलाके के तिलक नगर में 1960 में हुई थी। मुंबई माफिया में उसकी एंट्री उस वक्त हुई जब उसने राजन नवार गैंग में अपने आप को शामिल कर लिया। जुर्म की इस दुनिया में नायर को बड़ा राजन के नाम से जाना जाता था। छोटा राजन नायर का बहुत ही करीबी आदमी था, इसलिए इसको छोटा राजन कहा जाता था। नायर की मौत के बाद छोटा राजन ने गैंग को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से उसके अच्छे ताल्लुकात बन गए। एक वक्त था जब दोनों ने मिलकर मुंबई में वसूली, मर्डर, तस्करी करने लग गए, मुंबई में अपना दबदबा बनाकर, जिसके बाद 1988 में दुबई चला गया। अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये लोग गैर कानूनी काम करने लगे, जिसके बाद दोनों में किसी वजह से दूरी आ गई। अगर मुंबई गैंगस्टर की बात करें तो दाऊद इब्राहिम के बाद छोटा राजन को ही सबसे बड़ा डॉन माना जाता था, क्योंकि उसने ज़्यादा वक्त तक डी कंपनी के साथ काम किया था। लेकिन उनमें असल दरार 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद आई। जब छोटा राजन को मालूम हुआ कि उसमें दाऊद का हाथ है तो फिर वो उसका दुश्मन बन गया, जिसके बाद दाऊद से अलग होकर उसने अपना अलग गैंग बनाया। मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों ही ने भारत छोड़कर एक दूसरे को कत्ल करने के प्लान बनाने लग गए। दाऊद ने कई मर्तबा छोटा राजन पर हमले करवाए, लेकिन खुशकिस्मती से वो बचता रहा। लेकिन सबसे बड़ी साजिश साल 2000 में दुबई में रची गई। दाऊद के लोग पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर छोटा राजन के होटल में घुस गए, लेकिन छोटा राजन वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद छोटा राजन ने भी बदला लिया। उसका कारोबार संभालने वाले दो भाई रवि और विमल ने 2003 में दुबई के एक क्लब में छोटा शकील के खास शरद शेट्टी का मर्डर कर दिया। इंडिया में छोटे राजन पर टोटल 65 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, लेकिन दाऊद से मिलने के बाद उसके खिलाफ और भी ज़्यादा केसेस बुक हुए और वो 20 से ज़्यादा मर्डर केस उस पर बुक किए गए। छोटे राजन की बीवी का नाम सुजाता नगजले था। 2006 में उस पर एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया गया था। उसके 3 बेटियां हैं। छोटे राजन की शादी में दाऊद इब्राहिम भी आया था, क्योंकि उस वक्त तक उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बिलाखिर 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया के बाली में छोटे राजन को गिरफ्तार कर लिया गया। 8वें नंबर पर आता है वर्धा राजन मुदालियार। 20 साल की उम्र में वर्धा राजन एक कुली था। वर्धा राजन की पैदाइश 1926 में तमिलनाडु में हुई थी। उसको उसके चाहने वाले लोग वर्धा भाई कहकर बुलाते थे। उसके फादर एक यूनियन लीडर थे, जिन्हें पुलिस ने एक शूटआउट में कत्ल किया था। 19 साल की उम्र में वर्धा राजन मुंबई में आ गया। मुंबई आकर वीटी स्टेशन में सबसे पहले उसने कुली का काम शुरू किया, लेकिन उसकी कहानी उस वक्त शुरू होती है जब उसने समंदर के जहाज़ों से काला बाजारी का काम शुरू किया। वक्त के साथ साथ वर्धा राजन काला बाजारी में बहुत आगे बढ़ गया और धारावी को उसने अपने धंधे का गढ़ बनाया। धारावी से लेकर माटुंगा रोड, माहिम, साइन, चूना भट्टी, चेंबूर और घाटकोपर तक हर गली मोहल्ले तक उसका खौफ फैल चुका था। इतनी पावर बढ़ने के साथ ही उसने एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इलीगल ज़मीन हथियाना, शराब के अड्डे, जुए खाने, गैर कानूनी तरीके से शराब बनाकर उसकी नाजायज़ बिक्री करना, इन सब कामों में उसने अपनी पकड़ बना ली। पूरे मुंबई में बिकने वाली गैर कानूनी शराब यहीं से सप्लाई होती थी। हाजी मस्तान और करीम लाला उसके करीबी दोस्त थे। 1980 में जब हाजी मस्तान ने स्मगलिंग छोड़ दी, दूसरी तरफ करीम लाला और दाऊद इब्राहिम अपने आपसी ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से दोनों में काफ़ी तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद वर्धा राजन सबसे पावरफुल गैंगस्टर बनकर उभरा। तमिलनाडु से मुंबई आए हुए लोगों के लिए ये उनका मसीहा बन चुका था। वहाँ दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर वाईसी पवार की वर्धा राजन के हर काम पर
कड़ी नज़र थी और पुलिस इंस्पेक्टर वाईसी पवार उसके हर धंधे को अपना निशाना बना लेते हैं। उसके बाद वरदराजन के लोग या तो पुलिस की कैद में थे या फिर फरार हो चुके थे। इसके तमाम धंधों के अड्डों पर ताला लगा दिया गया था, जिसके बाद वरदराजन मुंबई से तमिलनाडु को फरार हो जाता है। बिलाखिर 2 जनवरी 1988 में वरदराजन की हार्ट अटैक की वजह से मौत वाक़ई हो गई। नंबर 7, मान्या सुर्वे। मान्या सुर्वे का गुंडागर्दी और गैंगस्टर से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसकी ख्वाहिश एक अच्छा इंसान बनने की थी। अपनी मेहनत से उसने 78% से ग्रेजुएशन में कामयाबी हासिल की। उसका पूरा नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। मनोहर की पैदाइश 8 अक्टूबर 1944 को महाराष्ट्र के रामपर नामी गांव में हुई थी। 8 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के साथ मनोहर मुंबई आ जाता है। दादर की कीर्ति कॉलेज से उसने अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, लेकिन इसी दौरान उसका सौतेला भाई भार्गव दादर के आगार बाज़ार में काम करता था। उसने डांडेगर नामी शख्स का मर्डर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भार्गव के साथ साथ मान्या सुर्वे और उसके दोस्त को भी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट से उनको मर्डरर बताकर उम्र कैद की सज़ा दी गई। यहीं से मान्या मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कदम रखता है। मान्या को पुणे के येरवाड़ा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल में मान्या की दुश्मनी गोटिया नामी शख्स से हो जाती है। उनकी दुश्मनी की वजह से पुलिस इसको येरवाड़ा से निकालकर रत्नागिरी जेल शिफ्ट कर देती है। 9 साल जेल में गुजारने के बाद मान्या बिल्कुल बदल चुका था। इन दिनों रत्नागिरी में हंगर स्ट्राइक शुरू हो गया। इसमें मान्या भी शामिल हो गया। इसमें हिस्सा लेने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इसी वजह से उसका 20 किलो वज़न कम हो चुका था। उसकी बीमारी को देखते हुए करीबी सिविल हॉस्पिटल में मान्या को भर्ती किया गया। मान्या ने मौके का फ़ायदा उठाया, मानो जैसे कई साल से वो इसी मौके की तलाश में था। पुलिस को चकमा देकर मान्या वहां से फरार होने में कामयाब हुआ और मुंबई के लिए रवाना हो गया। मुंबई आकर वो धारावी के शेख मुनीर, विष्णु पाटिल और मुख्तलिफ लोगों से मिलकर अपनी गैंग बना लिया। 1980 का ये ऐसा वक्त था जब मुंबई में गैंग वार काफ़ी बढ़ गया था। करीम लाला का गैंग शिब्बीर और उसके भाई दाऊद से काफ़ी परेशान था, जिस वजह से वो दोनों भाइयों को कत्ल करना चाहता था। लेकिन उस वक्त करीम लाला में तन्हा ही दाऊद से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने मान्या को ये काम सौंप दिया। 12 फरवरी 1982 को मान्या सुर्वे ने दाऊद के भाई शिब्बीर का कत्ल कर दिया। मान्या सुर्वे की वजह से पुलिस काफ़ी परेशान हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन मान्या सुर्वे लॉन्च कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इस गैंग के अहम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मान्या इस बार भी बचकर भागने में कामयाब हुआ। 1 साल की खोज के बाद मान्या 11 जनवरी 1982 को वडाला के अंबेडकर कॉलेज में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पहुंचा और यहां पर मान्या पूरी तरह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था और इसी जगह पर उसका इनकाउंटर कर दिया गया। नंबर 6, टाइगर मेमन। बुनियादी तौर पर टाइगर मेमन इंडिया का मोस्ट वांटेड गुंडा है। उसकी पैदाइश महाराष्ट्र के मुंबई शहर में 1960 में हुई थी। टाइगर मेमन का पूरा नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज़ाक है। उसकी बीवी का नाम शबाना इब्राहिम मेमन है। बताया जाता है कि आजकल वो पाकिस्तान में रहता है। आपको बता दें कि टाइगर मेमन दाऊद इब्राहिम का बहुत ही करीबी आदमी था और 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट का एक अहम आदमी माना जाता है। उसके लोकेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। न्यूज़ और रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर के पाकिस्तान के कराची शहर में 2013 में पाए जाने की खबरें भी मशहूर हैं। उसका भाई याकूब मेमन भी इन हमलों में शामिल होने का दावा किया जा चुका है। 15 सालों तक उसका केस कोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद जून 2007 में याकूब मेमन के साथ और 11 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी। उसके भाई याकूब मेमन पर मुंबई बम ब्लास्ट में बारूद से भरी गाड़ियों को टारगेट की हुई प्लेसेस पर रखने और उस बम ब्लास्ट में शामिल होने और उनकी मदद करने के जुर्म में 2015 में मौत की सज़ा दी गई थी। नंबर 5, अरुण गावली। अरुण गावली की पैदाइश अहमदनगर के कोपर गांव में 1952 में हुई थी।
अरुण के फादर मध्य प्रदेश से मुंबई शिफ्ट हो गए और यहाँ पर दूध बेचना शुरू कर दिया और अरुण गावली को भी इस काम में लगा दिया, जिसकी वजह से अरुण 5वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ सका। उसके बाद अरुण गावली मुंबई मिल्स में काम करने लगा। स्टार्टिंग में अरुण गावली ने मटका गैम्बलिंग और हफ्ता वसूली करके लोगों में अपनी पहचान बना ली, जिसके बाद ये बायकोला कंपनी में शामिल हो गया। आपको बता दें कि 1970 में मुंबई टेक्सटाइल मिल को स्ट्राइक के बढ़ जाने की वजह से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद सब लोग रास्ते पर आ गए। कमाई का कोई जरिया ना होने की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए और कुछ लोगों ने जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की लालच में अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया। बायकोला कंपनी को उस वक्त रामा नाइक और बाबू राशिम चला रहे थे। उस कंपनी में अरुण गावली उसके इलीगल दारू का बिजनेस संभाला करता था। 1984 में रामा नाइक ने पठान गैंग के लीडर समद को मारने में दाऊद की मदद की थी और 1988 तक दाऊद के क्रिमिनल कामों में उसको सपोर्ट भी किया था। 1986 में अरुण गावली को कोबरा गैंग के सुशांत पांडे और शशि रेशम के मर्डर में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 1988 में रामा नाइक और शरद शेट्टी के बीच ज़मीन को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दाऊद इब्राहिम ने शरद शेट्टी का साथ दिया, जिसकी वजह से रामा नाइक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। अब अरुण ने गैंग संभाल ली। अरुण का मानना था कि रामा नाइक के इनकाउंटर में दाऊद का हाथ है, इसीलिए उसने डी कंपनी के खात्मे की कोशिश शुरू कर दी। 1990 में अरुण गावली के भाई पप्पा गावली को दाऊद के लोगों ने मार दिया। उसका बदला लेने के लिए अरुण ने दाऊद के साले इब्राहिम पारकर का मर्डर कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा और मुंबई पुलिस ने कई मर्तबा अरुण गावली को अरेस्ट भी किया, लेकिन ठोस सबूत ना होने की बिना पर हर बार वो बचता रहा। आखिरकार एक ऐसा जुर्म उससे सरजद हो गया जिससे अरुण गावली नहीं बच पाया। वो था शिवसेना के लीडर कमला का मर्डर। उसके बाद अरुण गावली के साथ 11 और लोगों को कोर्ट ने सज़ा सुनाई। आपको बता दें कि अरुण गावली ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की और उसने अखिल भारतीय सेना की बुनियाद रखी थी। एक मर्तबा वो MLA भी बन गया, लेकिन बाद में उसकी पार्टी शिवसेना से हार गई। नंबर 4, हाजी मस्तान। हाजी मस्तान को मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे ख़तरनाक डॉन माना जाता है। उसके बारे में ये बात भी मशहूर है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने हाथों से गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली, लेकिन उस वक्त हाजी मस्तान पूरे अंडरवर्ल्ड की जान था। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि उसका खौफ पूरे महाराष्ट्र में छाया हुआ था। हाजी मस्तान की पैदाइश 1 मार्च 1926 कुटलूर में हुई थी। उसके फादर हैदर मिर्ज़ा एक गरीब किसान थे। उनके घर में काफ़ी गुर्बत थी, जिसकी वजह से 1934 में वो अपने वालिद के साथ मुंबई आ गया, जहां उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग की दुकान स्टार्ट की, लेकिन उसकी कमाई मस्तान के लिए काफ़ी नहीं थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात गालिब शेख से हो गई। गालिब शेख को अपना माल सप्लाई करने के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी। उसने मस्तान को एक कुली बना दिया और यहाँ से मस्तान ने कपड़ों और बैग से उसका माल सप्लाई करना शुरू कर दिया और वो उस काम के बदले मस्तान को अच्छे खासे पैसे देने लगा। बैरून ममालिक से लोग महंगी चीज़ें, सोने के बिस्किट और इलेक्ट्रिक अशिया इंडिया लाते थे, जिसका उनको काफ़ी टैक्स देना पड़ता था। इसीलिए मस्तान ने बहुत सारे पैसों के बदले ये सामान कुली होने की वजह से आसानी से बाहर निकाल सकता था। इसके बदले उसको अच्छे खासी पैसे मिलते थे। 1970 में दमन और गुजरात का तस्कर शुकुर नारायण से उसकी दोस्ती हो गई और दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। उस वक्त सोने के बिस्किट, इलेक्ट्रॉनिक सामान और इलेक्ट्रिक घड़ियों की इंडिया में बहुत मांग थी, मगर टैक्स की वजह से ये काम इन लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ता था। इसीलिए दोनों ने मिलकर दुबई और दूसरे ममालिक से इन सामान की तस्करी शुरू कर दी, जिससे दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ। अब मस्तान बहुत पावरफुल हो चुका था और लोगों का भाई बन चुका था। इससे पहले मुंबई में वर्धा का राज चलता था, लेकिन
उसके चेन्नई जाने के बाद अब मुंबई पर सिर्फ हाजी मस्तान का सिक्का चलने लगा। हाजी मस्तान का खौफ इस कदर ज़्यादा था कि पुलिस और क़ानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। 1974 में किसी जुर्म में जब उसको गिरफ्तार किया गया तो जेल के बजाय उसको एक बंगले में नज़रबंद रखा गया और तमाम VIP सहूलतें उसको दी गई। 1980 में जुर्म की दुनिया को छोड़कर वो पॉलिटिक्स में दाखिल हो गया और 1984 में खुद की अलग पार्टी भी बना दी। बिलाखिर 1994 में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। नंबर 3, करीम लाला। बहुत सारे लोग करीम लाला को मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन मानते थे। खुद हाजी मस्तान जैसा शख्स भी उसको असली डॉन कहा करता था। उस वक्त पूरे मुंबई में लाला का खौफ था। लाला की पैदाइश असल में अफ़गानिस्तान के कुनार में एक पश्तून ख़ानदान में हुई थी। उसके घर के ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन थे, लेकिन करीम लाला उससे खुश नहीं था। बस इसीलिए 21 साल की उम्र में वो अफ़गानिस्तान से मुंबई आ गया। लाला की पैदाइश 1911 में हुई थी। उसका असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। मुंबई आने के बाद लाला ने अपना एक बिज़नेस खोला, लेकिन ये बिज़नेस सिर्फ नाम के लिए था। बिज़नेस की आड़ में वो दूसरे चीज़ों की तस्करी कर रहा था। तस्करी में खूब पैसे कमाने के बाद उसने 1940 के आने तक खुद की शराब और जुए के अड्डे खोल रखे थे। उसका गैंग अब काफ़ी मशहूर हो चुका था, जिसको पठान गैंग कहते थे। वहाँ दूसरी तरफ 1940 में हाजी मस्तान और वर्दा राजन ने भी काले धंधों में अपने पाँव जमा लिए थे। पूरे मुंबई में काला बाजारी को यही तीनों डॉन चला रहे थे। पूरे मुंबई में उनकी मजबूत पकड़ थी, लेकिन वक्त के साथ मुंबई की हवा भी बदलने लग गई। मुंबई के काला बाजारी में मुंबई हेड कांस्टेबल इब्राहिम कसकर का बेटा दाऊद कूद पड़ा। करीम लाला और दाऊद की कभी नहीं बनती थी। दाऊद के आने से पहले मुंबई कभी खून खराबे की जगह नहीं था, लेकिन दाऊद के आने के बाद अब माहौल बहुत बदल चुका था। एक दिन लाला के लोगों ने दाऊद के भाई शब्बीर का मर्डर कर दिया। बदले में दाऊद ने करीम लाला के भाई रहीम को मरवा दिया। दाऊद के आने की वजह से करीम लाला की पकड़ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। लाला की गैंग को दाऊद ने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया था और 1990 के बाद लाला ने अपना ये काला धंधा ही बंद कर दिया, जिसके बाद वो अपने होटल और पासपोर्ट एजेंसी संभाल रहा था। आखिरकार 2002 में नमाज पढ़ते हुए सजदे की हालत में लाला की मौत हो गई। नंबर 2, अबू सलेम। अबू सलेम का शुमार मुंबई के जाने माने गैंगस्टर में होता था। अबू सलेम दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में हथियार की सप्लाई का काम करता था। अबू सलेम की पैदाइश 1970 में आजमगढ़ के सराय मीर नामी एक गांव में हुई थी। उसके फादर एक वकील थे जो कि एक्सीडेंट में मारे गए। अपने घर को चलाने के लिए अपने शहर में उसने एक मैकेनिक का दुकान शुरू किया। अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई उसने गांव में कंप्लीट की, जिसके बाद वो दिल्ली चला गया और वहां पर टैक्सी ड्राइवर का काम शुरू किया। बाद में 1985 में वो मुंबई में आया और 1986 में उसने अंधेरी वेस्ट में अपना कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया और साथ में वो गैर कानूनी काम भी करने लगा। 1988 में पहली बार उसने पैसों को लेकर किसी पर हमला कर दिया। उस वक्त पहली मर्तबा अंधेरी में उस पर केस दर्ज हुआ। 1991 में जोगेश्वरी की एक लड़की समीरा जुमानी से शादी कर ली। मुंबई में उसने अपने चचेरे भाई की गैंग में शामिल हुआ और साथ ही उसने सेंटा क्रूज के जेके इब्राहिम के साथ ट्रैवल एजेंसी शुरू की, जो कि दाऊद की गैंग के लिए काम करता था। 1989 से 1993 तक उसने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के लिए काम किया और वो गैर कानूनी कारोबार, हथियार की सप्लाई, ऐसे काम करना शुरू कर दिया। 1993 में मुंबई के बम धमाकों के बाद अबू सलेम मुल्क छोड़कर दुबई चला गया। बहुत सारे मर्डर और केसेस उस पर दर्ज हो चुके थे। बिलाखिर 2002 में उसको पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर गुलशन कुमार का मर्डर और 50 से ज़्यादा दूसरे केसेस बुक थे। आखिरकार मुंबई बम ब्लास्ट का मुजरिम ठहरा कर अबू सलेम को उम्र कैद की सज़ा दी गई।
नंबर 1, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम की पैदाइश 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुई थी। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कसकर है। उसके वालिद एक मुंबई पुलिस ऑफिसर थे। दाऊद कम उम्री से ही डकैती गुंडागर्दी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी जरीना नाम की लड़की से कर दी। लेकिन वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ता गया। इन दिनों मुंबई में करीम लाला का राज था। दाऊद भी उसकी गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। 80 की दहाई में दाऊद जुर्म की दुनिया का बहुत बड़ा नाम बन चुका था। इसी दौरान उसकी मुलाकात छोटा राजन से हो गई। दोनों मिलकर भारत के बाहर भी काम करने लगे। मुंबई और दुबई में उनके चर्चे होने लगे। मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों ने भारत छोड़ दिया। पाकिस्तान में रहते हुए दाऊद ने इंडिया के खिलाफ अपने जुर्म जारी रखे। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में उसको मारने की कोशिश भी की। 9 जुलाई 2005 को मक्का में दाऊद की बेटी महरूब की शादी तय हुई थी। 23 जुलाई को 2005 में दुबई के होटल ग्रैंड हयात में शादी का रिसेप्शन था। खुफिया एजेंसियों को ये पक्की जानकारी थी कि वो इस तकरीब में ज़रूर आएगा। इसके लिए 2 शूटर्स को तैयार किया गया, लेकिन ये खबर लीक हो गई। मुंबई में मौजूद दाऊद के आदमियों ने इन दोनों शूटर्स को पकड़ लिया। उसके बारे में मशहूर है कि उसके 13 मुख्तलिफ नाम थे। पाकिस्तान में उसका नाम शेख दाऊद हसन था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद की फैमिली पाकिस्तान में है। उसका बेटा मोइन नवाज और 3 बेटियां मारिया, महरूब और महरीन पाकिस्तान में रहते हैं। दाऊद के पास कुल 4 पासपोर्ट हैं। उनमें से 2 पाकिस्तान, एक यूएई और एक यमन के ज़रिए जारी किया गया है। बाबरी मस्जिद के बाद जिस तरह फसादात हुए, उसने दाऊद को बहुत वायलेंट बना दिया था। दाऊद को 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टर माइंड माना जाता है।